नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। ऑप्टिक्स की लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। तो दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करने के लिए हमको एक सेटअप चाहिए होता है, और उस सेटअप को हम लोग क्यों करते हैं इसके लिए हमारे पास में एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है। उसकी सहायता से हम लोग सिद्ध करेंगे कि जो हम लोग करने जा रहे हैं उसकी सहायता से दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन होगा। ठीक, देखो जो डेफिनेशन है जो उसी से हमारे निकल के आता है कि दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन तब होता है जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश जब दो ध्रुवित प्रकाश की किरणें जिनके विद्युत क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत हो और उनके बीच में कुछ कालांतर हो परस्पर अध्यारोपित होती है, तो उनसे क्या होता है, हमारा दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का निर्माण होता है। ये हमारी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमारे सेटअप से ही आती है कि क्या हमारा सेटअप है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले निकोल फिल्म लेते हैं। ठीक है, पहले एक निकोल फिल्म लेते हैं और इस निकोल फिल्म के ऊपर हम लोग अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं। यहाँ पे निकोल फिल्म में इस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होते हैं, तो हमें दो एक प्रकाश ये दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होते हैं। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश की जो किरण है, यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे पॉलिश वगैरह कर देते हैं, ये बाहर नहीं आती। ठीक है, और इससे जो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। ठीक है, किस प्राप्त करते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं, और एक कैल्साइट क्रिस्टल इस प्रकार से होती है, इसका ये जो फ्लक है उस फ्लक के समांतर हमारी प्रकाशिक अक्ष होती है। ठीक है, इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती है इस फ्लक के। हम लोग जब समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण इस फ्लक पर आपतित कराएंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लक है हमारा, इस फ्लक की मोटाई कितनी है, इस फ्लक की मोटाई है हमारी, इस फ्लक की मोटाई है, इस फ्लक की मोटाई डी है। ठीक है, इस फ्लक की मोटाई कितनी है, डी है इस फ्लक की मोटाई, ये डी मोटाई है। ये जो मोटाई है हमारी कितनी, डी मोटाई है। इस पर हम लोग ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित कराते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, इस कैल्साइट क्रिस्टल में जैसे ये किरण इस प्रकार से आपतित होती है कि ये जो प्रकाशिक अक्ष है उसके उससे थीटा कोण बनाती है, इससे कौन सा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ये एंगल हमारा थीटा है। इस प्रकार से आपतित होते हैं कि इससे थीटा कोण बनाती है। जैसे ये प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो ये किरण दो समतल ध्रुवित प्रकाशों में विभक्त हो जाती है। एक होता है हमारा ई किरण और एक होता है ओ किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी, साधारण और असाधारण किरण। ठीक है, मजे की बात यह है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण है उसका जो कंपन तल होता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र का कंपन तल होता है वो हमारे प्रकाशिक अक्ष है उसके अंदिश होगा। ठीक है, प्रकाशिक अक्ष के अंदिश जिस समतल ध्रुवित प्रकाश किरण का विद्युत क्षेत्र का कंपन होगा वो हमारा
ई किरण होगी, और जिस किरण का हमारा प्रकाशिक अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र का कंपन होगा वो हमारी ओ किरण होगी। ठीक है, मजे की बात क्या है, मजे की बात ये कि ये दोनों किरणें एक ही दिशा में गमन करती हैं। किस दिशा में? जैसे इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में ही गमन करेगी। ठीक है, इस दिशा में ही गमन करेगी। तो देखो दो समतल ध्रुवित प्रकाश में विभक्त होने के कारण ये जो दोनों किरणें हैं उनका क्या उनकी क्या विशेषता है कि हमारी एक किरण ई और दूसरी किरण ओ है, इन दोनों का वेग इस कैल्साइट क्रिस्टल में अलग अलग होता है। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल में ई किरण का वेग ओ किरण के अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ऐसे वह समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण जिसके कंपन प्रकाशिक अक्ष विद्युत क्षेत्र के कंपन प्रकाशिक अक्ष के अंदिश हो उसका वेग अधिक होगा, और जिसका प्रकाशिक अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र का कंपन होगा वो किरण ओ है, इसका वेग कम है। तो क्या होगा, वेग अधिक होने के कारण दोनों किरणों के बीच में क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा, कहे कि कलांतर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे पास में ये डी मोटाई का कैल्साइट क्रिस्टल है। इस डी मोटाई के कैल्साइट क्रिस्टल को पार करने में ई किरण और ओ किरण को अलग अलग समय लगेगा। इस समय के कारण हमारे पास में एक पथांतर उत्पन्न होगा, और उससे हम लोग कलांतर निकाल सकते हैं कितना कलांतर उत्पन्न हो रहा है, और उसके साथ जैसे हम लोग दोनों किरणों के बीच में जो पथांतर आएगा हमारा उसको हम लोग याद कर सकते हैं, कलांतर को याद कर सकते हैं। कितना डेल्टा हो, डेल्टा क्या है, कलांतर। ठीक है, तो हमने जो डेफिनेशन दी थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, ये दोनों एक ही दिशा में गमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गमन करने के बाहर जब आते तो यहाँ पे जब जैसे ये बाहर आते हैं तो दोनों क्या है, अध्यारोपित हो जाती है। अध्यारोपित होने के कारण फिर बाद जो प्रकाश हमारा निकलता है वो हमारा धीर वृत्त ध्रुवित होता है। धीर वृत्त ध्रुवित, धीर वृत्त तो हमारा निर्गत प्रकाश क्या है, धीर वृत्त ध्रुवित है। और अगर वो विभिन्न डी लंबाई या थीटा को हम लोग चेंज करें तो हमारे पास में धीर वृत्त ध्रुवित है, वो विभिन्न परिस्थितियों में या फिर हम लोग कहेंगे कुछ शर्तें अगर अप्लाई करें तो ये समतल ध्रुवित और वृत्त ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो क्या शर्तें हैं, वो शर्तें ये है कि इसकी मोटाई इतनी रहती है कि या तो ये हाफ वेव फ्लूइड होते हैं या फिर क्वार्टर वेव फ्लूइड होते हैं। तो वो हाफ वेव और क्वार्टर वेव प्लेट दोनों ध्रुवल ध्रुवित की बजाय दूसरे प्रकार के ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कलांतर कितने, देखो यहाँ पे डी है ना, डी मोटाई है। तो जो हमारी ई किरण है, ई किरण के कंपन जैसे इसके अंदिश है, ठीक है, ओ किरण के कंपन इसके लंबवत है। ठीक है, ई किरण के कंपन हमारे इसके अंदिश है प्रकाशिक अक्ष के, और ओ किरण के इसके लंबवत है। तो ए किरण का वेग सपोज को वी है, ओ किरण का वेग वी ओ है, क्योंकि वी इज ग्रेटर देन वी ओ। ठीक है, और हमारा म्यू ई इज लेस देन वी ओ। म्यू ई इज लेस देन वी ओ। तो कुल प्रकाशिक पथ कितना होगा, ई किरण के लिए कितना होगा हमारा, ई किरण के लिए होता है हमारा म्यू ई डी, ओ किरण के लिए हमारा होगा म्यू ओ डी। क्योंकि म्यू ज्यादा है हमारा तो म्यू डी भी अधिक होगा। तो कुल पाथ डिफरेंस कितना है, पथांतर कितना आएगा, पथांतर हमारा आएगा, पथांतर जो कि हमारा पथांतर कितना है हमारा, पथांतर इज इक्वल टू म्यू ओ डी माइनस म्यू ई डी, दैट इज म्यू ओ माइनस म्यू ई, ये हमारा पथांतर है। अब हम यहाँ से कलांतर ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों किरणों के बीच में कितना कलांतर आ रहा है। तो दोनों किरणों के बीच में कलांतर ज्ञात करें तो हमारे कितना आएगा, कलांतर डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई पथांतर। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई म्यू
माइनस म्यू ई डी, म्यू माइनस म्यू ई डी, दिस इज डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा हो गया। तो हमारी जो कंडीशन है अभी हम लोग सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ये जो प्रकाश बाहर आ रहा है ये दीर्घ ध्रुवित प्रकाश है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे समतल ध्रुवित प्रकाश की है वो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, क्या है इसका आयाम E0 है और E इक्वल टू साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ओके। ये किरण है हमारी, ये वाली किरण की है। ठीक है, जब हमारे पास में क्या कंडीशन होगी कि अध्रुवित प्रकाश को हम लोग निकोल्स प्रिज्म पे डालते हैं तो हमसे समतल ध्रुवित प्रकाश E0 sin ओमेगा टी का उत्पादन होता है। इसको हम लोग कैल्साइट क्रिस्टल पर डालते हैं। ठीक है, ये हमारा कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल पे डालते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल की जो प्रकाशिक अक्ष होती है वो हमारी क्या होती है, इस प्लग के समांतर होती है। दूसरा, ये प्रकाशिक अक्ष क्या होती है, प्रकाशिक अक्ष वो होती है जिसके समांतर अगर हम लोग इसको डालेंगे तो हमारा VO और VE, VO इक्वल टू VE होगा। ठीक है, अर्थात साधारण और असाधारण दोनों किरणों का हमारा क्या होगा, वेग इसके अंदर समान होता है। ये हमारे प्रकाशिक अक्ष होती है। तो प्रकाशिक अक्ष इस प्लग के समांतर होती है। इस प्रकार से काटते हैं हम लोग प्रकाशिक अक्ष इस प्लग के अंदर नहीं होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है इस प्लग के। इस पर हम लोग जब समतल प्रकाश डालते हैं तो हमारे प्रकाश की किरणें कैल्साइट क्रिस्टल के जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं ये दो किरणों में विभक्त हो जाती है। एक किरण का विद्युत क्षेत्र का कंपन हमारे प्रकाशिक अक्ष के समांतर होता है और दूसरा प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होता है। ठीक है, ये हमारी प्रकाशिक अक्ष है। प्रकाशिक अक्ष, ये जो डॉट डॉट करके लिखी हुई है ये प्रकाशिक अक्ष है। तो फिर दोनों किरणें जब और दूसरा ये कि दोनों किरणों का वेग अलग अलग होता है। हमारे कैल्साइट क्रिस्टल के लिए ई किरण का वेग ओ किरण की अपेक्षा अधिक होता है। तो म्यू ई कम होगा म्यू से। तो क्या होता है, जब वेग कम ज्यादा होता है तो हमारा दोनों किरणों के बीच में पतांतर आ जाएगा। दूसरी बात है कि दोनों किरणें एक ही दिशा में गमन करेंगी तो पतांतर आने के कारण क्या होगा, ये पतांतर आ गया, ये हमारा कलांतर आ गया। दोनों किरणों के बीच में क्या होगा, कलांतर आता है। और जब दोनों अद्यतित होती है तो हमारे पास में जब बाहर निकलते तो अद्यतित होगी तो दोनों क्या करेंगे, एक दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का निर्माण करेंगे। आओ हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश ही है। ठीक है, तो हमारा ई किरण का वेग कितना है, सॉरी ई किरण के लिए ई एक्स मान चुकी। हाँ, हम लोग ये भी मानते हैं कि हम जो प्रकाशिक अक्ष है हमारी वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज वाई डायरेक्शन। प्रकाशिक अक्ष की डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में है तो हमारी ई इक्वल टू E0 cos थीटा, ओके, एंड sin ओमेगा t प्लस डेल्टा एंड E0 sin थीटा sin ओमेगा t। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, देखो हमारे पास में E0 sin ओमेगा t पहले से था तो ये E0 sin ओमेगा t पहले से था, यहाँ पे E0 sin ओमेगा t पहले से था। लेकिन क्या है, जैसे कि क्या दो भागों में विभक्त होती है तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयाम का विभाजन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आयाम का क्या होगा, विभाजन हो गया। हमारे पास में ये इस अक्ष से थीटा कोण बना रहे हैं, कोई किरण है ई वाई। ठीक है, ई वाई इसे थीटा कोण बनाते हुए हैं, या हम लोग ले सकते हैं ये हमारे ई एक्स है। ठीक है, ऊपर की ओर एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा डायरेक्शन वाई एक्स कौन सा। ठीक है, ये वाई है, ये हम लोग इसे एक्स मान लेते हैं तो ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, हाँ वाई है, ये थीटा कोण बना रही है, ये हमारा E0 है। तो ये जो हमारा ये होगा इसके लंब, ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा E0 cos थीटा। ठीक है, और
ये जो लंबाई होगी हमारी ये वाली ये कितनी आएगी, या यूं कहेंगे ये लंबाई होगी हमारी a0 sin थीटा। तो ये जो प्रकाशीय अक्ष है वाई डायरेक्शन में, हमने वाई डायरेक्शन में माने इसको, इस प्रकाशीय अक्ष के अंतिश से हमारा जो e0 का घटक होगा कितना हुआ, e0 cos थीटा होगा, और इस x अक्ष के अंतिश से हमारा जो घटक होगा कितना हुआ, e0 sin थीटा होगा। देखो x अक्ष के अंतिश जो, और दूसरा प्रकाशीय अक्ष के अंतिश कौन सी किरण है हमारी, e किरण है। ये प्रकाशीय अक्ष के अंतिश है, तो प्रकाशीय अक्ष के अंतिश में जो हमारा आयाम आएगा e0 cos थीटा आएगा, और जो x अक्ष के अंतिश है या प्रकाशीय अक्ष के लंबवत जो कंपन है वो हमारा o किरण में है, तो उसके साथ में e0 sin थीटा आएगा। e0 की जगह, ठीक है, यहाँ पे e0 है ना, क्या है, e e0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो ये जो आयाम है वो दो भागों में बट गया, ये हमारा e0 है टोटल, ठीक है, ये e0 है, दो भागों में बट गया, e0 cos थीटा y डायरेक्शन के अंतिश, e0 sin थीटा x डायरेक्शन के अंतिश। तो e0 sin थीटा x डायरेक्शन के अंतिश कौन सी गिनती है o, तो e0 sin थीटा आ गया, ये है e0 sin थीटा, और y अक्ष में अंतिश थी हमारी e0 cos थीटा, तो ये हमारी e0 cos थीटा, ठीक है। दूसरा हमारी जो पहली किरण है वो क्या है, हमारी x अक्ष के अंतिश है, और उसका जो क्या जो पथांतर है हमारा, उसमें हम रिफरेंस ले लेते हैं, उसको निर्देश ले लेते हैं, तो उसका मान लें उसके अंदर कोई पथांतर उत्पन्न नहीं हुआ है, और एग्जैक्टली ले लेते हैं साइन ओमेगा टी। और दूसरी में पहले के अंतिश हुआ है, ठीक है, ओ किरण के अंतिश की किरण क्या पथांतर है, ओ किरण के अंतिश की किरण में ये जो कलांतर है ये पथांतर आया है, ठीक है, पथांतर आया, पथांतर से कलांतर आया, ठीक है। तो ओ किरण के अंतिश आया, तो ये इसमें तो हमारा साइन ओमेगा टी आएगा, लेकिन पथांतर किसमें आ गया, ई किरण के अंदर पथांतर आ गया, तो इसको हम लोग डेल्टा को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों किरणें क्या है, ये तो ई किरण है, ये ओ किरण है, ये तो हमारी वाई अक्ष में अंतिश है, ठीक है, ये हमारी एक्स अक्ष के अंतिश है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस समकीय समीकरण को सोल्व करते हैं, और हमारे पास में मजेदार चीज आती है कि जो समीकरण का हल आएगा वो एक दीर्घवृत्त का समीकरण आएगा, ठीक है। हम लोग इनको मिटा सकते हैं, यहाँ से तो मिटा सकते हैं, ठीक है। देखो इसको सोल्व करने के लिए कैसे मैंने इसको मैं वैसे क्या है, इसको x लिखते हैं हम लोग, तो काफी इजी हो जाता है, लेकिन हमने ये जो डायरेक्शन ले ली y डायरेक्शन ले ली, तो हम उसको y लिखते हैं, तो e को हम लोग y लिखते हैं, ठीक है, e को हम लोग y लिखते हैं, ठीक है, e0 cos थीटा को हम लोग b लिखेंगे, e0 e0 को हम लोग x लिखते हैं, और e0 sin थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, ठीक है। हम लोग ये रिप्लेसमेंट ऊपर वाले इक्वेशन में कर देते, तो देखो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास e इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू दिस इज b sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, एंड e इज इक्वल o इक्वल टू x, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू e0 sin थीटा इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन जैसे क्या है, हम लोग क्या है, ये जो t है समय है, इसको हम लोग विलुप्त करते हैं दोनों समीकरणों से, तो दोनों से विलुप्त करने के लिए फिर हम लोग देखो x डिवाइड बाय a इक्वल टू x डिवाइड बाय a इज इक्वल टू sin ओमेगा t, ठीक है। तो हमारा cos ओमेगा t कितना आएगा, cos ओमेगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो sin स्क्वायर ओमेगा t, तो sin ओमेगा t ये है, तो sin स्क्वायर इसका स्क्वायर लेगा, तो cos ओमेगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट दिस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। cos ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खोजते हैं ऊपर वाले को, y इक्वल टू क्या है,
टू y इक्वल टू b साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ठीक है, कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा। इसको खोला हमने साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा एंड कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोस ओमेगा टी का मान यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से साइन ओमेगा टी का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। साइन ओमेगा टी का मान कितना है, y और दूसरा यहाँ पे b है इसका तरफ, ठीक है, इसके तो y डिवाइड बाय b आ रहा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी x बाय a एंड कोस डेल्टा प्लस कोस ओमेगा टी कितना है, कोस ओमेगा टी की मान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन डेल्टा, ठीक है। इसको मैं और हल करता हूँ, ठीक है, और हल करने के हमारे पास क्या आता है, x डिवाइड बाई y डिवाइड बाई b माइनस x डिवाइड बाई a कोस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर एंड ये बाहर की साइड है हमारा साइन डेल्टा, इससे बाहर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा हमारे पास में वाई स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy डिवाइडेड बाय ए बी, ओके, कोस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, क्या आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा, ओके। यहां से हम लोग उसको साइन स्क्वायर डेल्टा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा आएगा और ये आएगा हमारा माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, और ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर हो गया। देखो क्या लिखते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस इसको हम लोग इधर ले लेते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ओके। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा माइनस 2xy डिवाइड ए बी, ओके, एंड एक साइन स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा। हमको पता है ये क्या है हमारा, एक आएगा इसका मान, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ओके, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसका मान कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए और माइनस का 2xy डिवाइडेड बाई ए बी, और इसके साथ में कोस डेल्टा होगा, ठीक है, इसके साथ में क्या है कोस डेल्टा, ठीक है, इसके साथ में कोस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर
डेल्टा है साइन स्क्वायर डेल्टा। ये जो हमारा समीकरण है एक दीर्घवृत्त का समीकरण आता है और इसमें अगर हम लोग डेल्टा का मान चेंज करें तो डेल्टा का मान चेंज करें तो ये जो समीकरण है दीर्घवृत्त से वृत्त में और एक रेखा के समीकरण में ये बदल जाता है। तो उसी के हिसाब से जो हमारा प्रकाश आएगा निर्गत प्रकाश, ये जो समीकरण है हमारा निर्गत प्रकाश का समीकरण है कि निर्गत प्रकाश का समीकरण क्या होगा, ये होगा और ये किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो निर्गत प्रकाश था वो एक दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का प्रकाश होता है। और हम लोग डेल्टा को चेंज करें, डेल्टा किस पर निर्भर है, हमारा जो डेल्टा था वो था हमारा 2 पाई डिवाइड लैम्बडा म्यू माइनस म्यू डी डी, ठीक है। तो हमारा डेल्टा कब चेंज होगा, डेल्टा हमारा चेंज होगा जब हमारी डी चेंज हो जाएगी। जैसे ही हमारी डी चेंज होगी, ये मोटाई चेंज होगी, तो हमारा जो दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश है वो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश और वृत्त ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है, ठीक है। और अलग अलग मानों के लिए, जैसे हमारे कलांतर के अलग अलग मानों के लिए वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी होगा कि दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज ध्रुवित है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वृत्त ध्रुवित प्रकाश क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो सारी कंडीशन निकल के आती है। लेकिन अभी हम लोग इस लेक्चर में ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने जो डेफिनेशन दी थी वो कहाँ से दी थी, वो डेफिनेशन हमारी यहीं से निकल के आती है कि जब दो प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब दो प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में, इस प्रकार दो समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणें जिनकी आवृत्ति समान है एक ही दिशा में इस प्रकार से अध्यारोपित होती हैं कि उनके जो विद्युत क्षेत्र के जो सदिश है, कंपन सदिश है, वो एक दूसरे के लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो अध्यारोपण के पश्चात जो हमारे पास परिणाम आएगा वो दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश आएगा। तो देखो स्पष्ट देखते हैं, हमारे पास में दो प्रकाश की किरणें, एक ई एक ओ। ई किरण की कंपन वाई डायरेक्शन के हैं, ओ किरण की कंपन हमारे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में प्रकाश एक्स की लंबवत है। दोनों की आवृत्ति समान है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं। जब दोनों अध्यारोपित होते हैं तो अध्यारोपण के पश्चात क्या रिजल्ट निकल के आता है, हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है और ये क्या है हमारा एक दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश है। तो इस प्रकार से हमारी जो डेफिनेशन है एक पूरे मैथमेटिकल डेफिनेशन के पश्चात जो रिजल्ट आएगा उसको शो करता है कि किस प्रकार से वो करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सेटअप क्या है, उसको हमने क्या किया है, निकोल प्रकरण की सहायता से हमने समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन किया। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम लोग कैल्साइट क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल क्या करते हैं, इसको ओ किरण और ई किरण में विभक्त कर देता है। ई किरण के कंपन प्रकाशित जिससे ओ किरण के कंपन प्रकाशित के लंबवत है। दोनों किरणों का क्या है, दोनों किरणों का वेग इसमें अलग अलग होता है। कैल्साइट क्रिस्टल की मोटाई कितनी है, डी है। इसके कारण क्या है, इतना पतंत्र उत्पन्न होता है। इस पतंत्र के कारण दोनों किरणों में कलांतर आएगा। उनको हमने यहाँ पे पुट किया, सॉल्यूशन किया और हमारा इस प्रकार से लेक्चर समाप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।